सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2015 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड इन 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन, अब 14th फाइनेंस कमीशन खत्म हो गया है, अब 15th फाइनेंस कमीशन आया है जिसका कि टाइम पीरियड 2021 से 2026 तक है। और अब जो ये 42% था 14 फाइनेंस कमीशन में स्टेट का जो शेयर था, अब वो 41% हो गया है, 1% घट गया है। तो इसे सुधार कर 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, द फोर्टलेजा डिक्लेरेशन रिसेंटली 2014 में ये हुआ था। सो ब्रिक्स से रिलेटेड है फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री का कंबाइंड फॉर्म है ब्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फोर, अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट वन है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ये करेक्ट है, बट स्टेटमेंट जो टू है वो रॉन्ग है। सो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। सो रीजन इज दैट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन seldom occurs. Option B correct answer. Question number 6, which one of following pairs of a state of India indicates the easternmost and westernmost state? So Arunachal Pradesh is a easternmost or Gujarat is a westernmost state of India. Question number 7, consider the following statement regarding to directive principle of state policy. Directive principle of state policy के बारे में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्टेटमेंट वन जो कहा जा रहा कि द प्रिंसिपल सेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, यस द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यस बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में लिखे गए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट्स। नाउ हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन सी, देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर टू जो है 14वें वित्त आयोग से था। अब हमें 15वें वित्त आयोग के बारे में कर लेना होगा। 15वें वित्त आयोग जिसका समय जो है 2021 से 2026 के बीच में है। अब जो स्टेट का शेयर है वो 41% हो गया है, 41%, 1% कम हो गया है। ब्रिक्स जो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन था वो ब्रिक्स से रिलेटेड था। फोर्टलेजा डिक्लेरेशन जो कि ब्राज़ील में है, फोर्टलेजा वहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ था। ब्रिक्स 5 कंट्री का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसका कारण है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बिरले ही होते हैं, वहाँ पे पाए नहीं जाते हैं जनरली। क्वेश्चन नंबर 6 में भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि वेस्ट में गुजरात। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के बारे में पूछा गया था। दोनों कथन सत्य हैं। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, यस। और स्टेटमेंट 2 में कहा गया था कि इन तत्वों में अंतःवृष्टि उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी कि एनफोर्सेबल नहीं होता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है वो इन्फोर्सेबल है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में यही जो मेजर फर्क है। क्वेश्चन नंबर 8, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है कि हाईएस्ट वेट किसका था। तो ये 2015 का क्वेश्चन है, अभी चेंज हो गया है। अभी जो है वो रिफाइनरी का हाईएस्ट वेट हो गया है। इसे अभी करेंट के हिसाब से आप इसे अपडेट कर लेंगे। 8 कोर इंडस्ट्रीज काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
Which of the following national park is unique is being a swamp with floating vegetation that support a rich biodiversity. So ये किसी और के बारे में नहीं कहा जा रहा। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है और पूरे वर्ल्ड में ओनली वन ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, क्योंकि वर्ड डायरेक्ट फ्लोटिंग कह दिया गया है कि फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलते हैं और फ्लोटिंग वेजिटेशन को फुमडी कहते हैं वहाँ मणिपुर के भाषा में। सो कैबुल लैमजो नेशनल पार्क हो जाएगा और कैबुल लेमजाओ नेशनल पार्क में लोकटक लेक है। लोकटक लेक जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। सो ये रहा अपना डेटा उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 केवल इसका सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो organism in a soil can occur? No. But increase in the acidity of soil can take place? Yes. And थर्ड ऑप्शन जो है इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर्स। यस, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, with reference to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN and the Conventions on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora cites which of the following statement is are correct? Statement 1 कह रहा IUCN is an organ of the United Nations and cites is an international agreement between government. No, IUCN is not a organ of United Nation. So statement 1 is wrong, but statement 2 and 3 is correct. So option B is correct answer. क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक के बारे में पूछा गया है। इसे करेंट के हिसाब से अभी अपडेट कर लेंगे। उसमें पूछा गया था कि सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है, तो अभी रिफाइनरी को दिया गया है। सो इसको अपडेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक पल्वमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनुपम स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क और वो जो फ्लोटिंग वनस्पति है उसे फुमडी कहते हैं और यह लोकटक लेक के बारे में कहा जा रहा है। लोकटक लेक में ही जो है वो फुमडी मिलते हैं। यहाँ पे समझते हैं कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा हो गया, उसके अंदर में लोकटक लेक है और लोकटक लेक में फ्लोटिंग वनस्पति यानी कि फ्लोटिंग वेजिटेशन फुमडी मिलते हैं, जिसको वहाँ के भाषा में फुमडी कहा जाता है। सो ये इसका कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय नौ प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। सो इसमें स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है कि यदि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है यदि हम लोग नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करें तो। और थर्ड जो स्टेटमेंट था भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निष्कासन हो सकता है। यस, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में हमें फाइंड करना था। तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत है। IUCN जो है वो यूनाइटेड नेशन का अंग नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी इसका बचता है, यानी कि 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में ये हमें देखना होगा स्टेटमेंट वाले में कि जैसे ही मान लीजिए कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा और वो स्टेटमेंट गलत है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आते हैं और देखते हैं कि वो स्टेटमेंट जो है किस किस ऑप्शन में है, तो उसके हिसाब से आप गलत करेंगे और उसके हिसाब से सही करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12
हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एमएसपी जो होता है वो जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस करता है अप्रूव्ड। लेकिन यहाँ पर शुगर केन के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करेंट। क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग करना है, इसमें देखना है कि कौन सा पेयर करेक्ट मैच कर रहा है। श्री सैलम जो है नल्ला मल्ला हिल में है, यस सही है। ओमकारेश्वर जो है सतमला हिल में नहीं है, और पुष्कर जो है महादेव हिल में नहीं है, पुष्कर तो राजस्थान में है। तो स्टेटमेंट 3 जो है गलत हो गया। तो हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन ए बचा, क्योंकि बी सी डी तीनों में जो है पुष्कर यानी कि ऑप्शन ये स्टेटमेंट 3 है, और 3 को हमने गलत कर दिया। पुष्कर तो कोई भी हम लोग जानते हैं कि राजस्थान में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रॉलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमिटी। यस, ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट ए जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, द रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। यस, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो true. But statement 3, demonstrations against the arrival of Simon Commission considered with the Rowlatt सत्याग्रह। नो नो नो, रॉलेट जो एक्ट था वो तो 1919 में आया था, 1919 में, और साइमन कमीशन कहाँ 1928 में आया था। दोनों का कोई लेना देना नहीं है। शो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, among the following which were frequently mentioned in the news for outbreak of Ebola virus recently? So Guinea, Sierra Leone and Liberia. Option B correct answer, fly ash produced by the power plants using coal as a fuel. Which of the following statement is are correct? ऑप्शन इसमें देखना होगा हमें, स्टेटमेंट जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फ्लाई एश के बारे में। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 3 जो है वो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3 में कहा जा रहा कि फ्लाई एश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। नो, जैसे ही ओनली वर्ड यूज होगा तो वहाँ पे हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, और फिर उसके बाद सोचना चाहिए हमें कि क्या रियल में ये हो सकता है। ऐसा नहीं, कोयले को जलाएंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है ना, ओनली कैसे निकल सकता है। और फ्लाई एश हम लोग देख रहे हैं कि वो कोल से निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है, और कृषि लागत और कीमत आयोग जो है यह MSP को अनुमोदित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसारण यानी कि कन्वर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 15, मैचिंग करवाना था तीर्थ स्थान और अवस्थिति। सो इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट 3 में पुष्कर लिखा हुआ है, और पुष्कर राजस्थान में है, महादेव पहाड़ी में नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। सो पहला जो स्टेटमेंट है या कथन वो ये कहता है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था। हाँ, यह था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो रिवोल्यूशनरीज टाइप की हो गई थी। तो उस समय के जो रिवोल्यूशनरीज थे 1919 में, वो उनके लिए देशद्रोही थे, इसलिए वो लोग सेडिशन का चार्ज लगाते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे और हम तो भारतीय थे, और हमारे ही देश में वो आकर हमारे ऊपर सेडिशन लगाते थे। मतलब कि ये पूरा चल रहा था सिस्टम। और 2 जो स्टेटमेंट है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन साइमन कमीशन और रॉलेट सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, करंट का था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों में प्रायः फ्लाई ऐश
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फ्लाई ऐश के बारे में पूछा गया है। सो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है और स्टेटमेंट 3 जो है इसका वो गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू डुगोंग और मैमल फाउंड इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? डुगोंग जो है इसे सी काऊ भी कहते हैं। स्टेटमेंट 1 और 3 जो करेक्ट है सही है, और स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि इट इज़ फाउंड अलोंग द इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। नहीं, इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं पाई जाती है, ये जनरली जो है जो अपना अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है वहाँ पर डुगोंग पाई जाती है, समुद्री गाय जिसे कहते हैं। और समुद्री गाय जो है ना ये क्या कहते हैं उसको, नॉन वेज या वेजिटेरियन है, मतलब कि ये घास पात ही खाती है, जीवों को नहीं खाती है ये डुगोंग। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया? सो इकोनॉमिक का क्रिटिसिज्म जो है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त ने तीनों ने मिलकर किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट पीरियोडिकली? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कहा गया है। सो ग्लोबल जहाँ पर वर्ड यूज होगा वहाँ पर वर्ल्ड बैंक से कंसीडर करना है, और एक आईएमएफ भी जारी करता है, लेकिन वहाँ पे ग्लोबल के जगह पे वर्ल्ड लिखा रहता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट करके आता है, वो प्रोस्पेक्टस नहीं है, शायद देख लेना होगा। लेकिन मैंने इसको ऐसे फाइंड किया है कि ग्लोबल लिखा रहेगा तो वर्ल्ड, और वर्ल्ड लिखा रहेगा तो वर्ल्ड बैंक नहीं, वर्ल्ड लिखा रहेगा तो आईएमएफ। ओके, सो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर द वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, यह प्रोस्पेक्टस इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 22, when the Reserve Bank of India reduced the statutory liquid ratio by 50 basis points, which of the following is likely to happen? Yes, schedule commercial bank may cut their lending rates. Option C correct answer हो जाएगा। Question number 23, with the reference of the use of nanotechnology in health sector, which of the following statement is are correct? Both statement are correct. ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि टारगेटेड ड्रग delivery is made possible by nanotechnology. Yes, nanotechnology can largely contribute to gene therapy. Yes, both statement true. So option C is correct answer. Question number 24, in India, markets in agricultural products are regulated under the Agricultural Produce Market Committee Act enacted by a state. Option B correct answer. Question number 25, which one of following is the national aquatic animal of India? Gangetic dolphin. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जो है यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, स्टेटमेंट सही है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, यह भी सही है। लेकिन यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है नहीं, यह जनरली जो है अंडमान निकोबार में पाया जाता है समुद्री गाय। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? तीनों थे, दादा भाई नौरोजी भी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आर.सी. दत्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक संभावना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? इससे बैंकिंग अवस्था नकदी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आएगी। नो, इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्रबलता से कहाँ से कमी आएगी? ऑलरेडी हम लोगों ने 22 का जो क्वेश्चन देखा था वो सी देखा था ना। यस, ये गलती से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, उधार देने की दर को, क्योंकि देखिए अब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा रहेगा क्योंकि उनको कम पैसा आरबीआई में जमा करना है। जो कमर्शियल बैंक है वो दो तरह से आरबीआई में अपने पैसा जमा करते हैं, एक है एसएलआर और एक है सीआरआर। तो जब पैसा कम जमा करना है तो इनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, तो ये ज़्यादा लोन देंगे और उस पर इंटरेस्ट भी कम लेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? सो गंगा की डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 26, विथ रेफरेंस टू द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों जो है गलत हैं। तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, सो इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। यस, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड ऑफ ग्रांट। यस, ये भी सही है। और स्टेटमेंट 3 जो है, द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्कस कर सकता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2। क्वेश्चन नंबर 28, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, द जुरिडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following bring out the consumer price index number of industrial worker? So the labor bureau. Option C correct answer. Question number 30, in the context of modern scientific research consider the following statement about ice cube के बारे में ये पूछा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स एंड पीस क्लॉज ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीनों जो कथन है वो गलत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का धन विधेयक के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 28 इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रमकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो श्रम ब्यूरो। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज ये सारे जो शब्द हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विथ रेफरेंस टू द नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? शो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द एरिया नॉन एज गोलान हाइट काफ़ी फेमस एरिया है, यह रहता है अभी जो गोलान हाइट है वो इजराइल के कब्जे में है, मिडिल ईस्ट हो जाएगा इसका सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज। ऑप्शन सी, फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्शन ऑफ रूपी टू अदर करेंसी एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मेडिएवल इंडियन स्टेट और प्रेजेंट रीजन के बारे में पूछा गया है। चंपक, दुर्गरा, कलूटा। कलूटा जो है यह जो एरिया है यह अभी हिमाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्गरार, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36, कंसीडर द फ्लोइंग रिवर्स। बंसधारा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड पिनार। सो इसमें पूछा गया है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन है? तो इंद्रावती और प्रणहिता जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। बंसधारा और पिनार जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 32, क्वेश्चन नंबर 32, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है ये सही है और कथन 2 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 33, गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं
में रहता है यह हमेशा, तो यह मध्य पूर्वी यानी कि मिडिल ईस्ट इलाके में है, अभी इजराइल के पास है। क्वेश्चन नंबर 34, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि रुपए को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत के राज्य और वर्तमान क्षेत्र। सो इसका केवल और केवल एक मिल रहा है, दुर्गरर जो है वो जम्मू में है, कुलूत जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ तक मुझे पता है कुलूत के बारे में, मैंने पढ़ा है इसको। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2 मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। इंद्रावती और प्रणहिता ही केवल गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इससे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? सो ऑप्शन ए, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत हो तो वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ फ्लोइंग रीजन ऑफ द इंडिया हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडुअस फॉरेस्ट? सो अंडमान एंड निकोबार में ही इस तरह के तीनों वनस्पतियां मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? सो अकॉर्डिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केवल और केवल जो है कौशल एंड मगध रिलेटेड थे गौतम बुद्धा के लाइफ से। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस? सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, कंसीडर द फ्लोइंग, द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कंटिनेंट? नहीं, गन पाउडर का यूज इससे पहले हो गया था। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन द रीजन्स ऑफ आर्किटेक्चर? नहीं, ये भी गलत है। और स्टेटमेंट 3 जो है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिमुराइड डायनेस्टी इन द रीजन? यस, केवल और केवल स्टेटमेंट 3 सही है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। बाबर जो था वो अपने पिता के तरफ से तैमूर था और अपने माँ के तरफ से वो मंगोल था, इसलिए वो मुगल कहलाने से ज़्यादा तैमूर वंश कहलाना ज़्यादा वो लोग पसंद करते थे। इसलिए जो यहाँ पर लिखा गया है एस्टेब्लिश्ड ऑफ टिमुराइड डायनेस्टी इन द रीजन, तो यस, बाबर ने टिमुराइड डायनेस्टी का स्थापना किया था, जिसको कि हम लोग आगे मुगल वंश कहते हैं या मुगल कहते हैं हम लोग जिनको। क्वेश्चन नंबर 42, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग आया है, और नीति आयोग का जो फाउंडेशन है वो 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को आया था। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द रायो प्लस 40 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज? इट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। स्टेटमेंट 2, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड? नो, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में इस तरह के मिलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवनति, गंधार, कौशल, मगध। सो अकॉर्डिंग टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसने केवल कौशल और मगध को चूज किया था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें ये बेस है इस क्वेश्चन में कि महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ अपने जीवन में गए थे। ओके, सो महात्मा बुद्ध जो है ना ही गंधार गए थे और ना ही अवंती गए थे, लेकिन कौशल और मगध तो इनका घर ही था, ये तो आते जाते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग ब्राहा करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल जो है कई बार ये जगह भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि क्वेटो जो है अपना जापान में है, उसी तरह से मॉन्ट्रियल जो है वो कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई? नहीं।
बाबर के आने से पहले बारूद की शुरुआत हो चुकी थी। स्टेटमेंट 2, इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई नहीं, पहले ही हो चुकी थी। और स्टेटमेंट 3 जो है, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। यस, ये स्टेटमेंट केवल और केवल 3 सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है? सो योजना आयोग का स्थान लेने के लिए नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? तो यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द टर्म गोल्डी लॉक जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, हु of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? Show C. Rasagopalachari. Option B correct answer. Question number 47, who of the following founded a new city on the south bank of a tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? Show Harihar first, जो कि संगम डायनेस्टी का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। नो, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कैलकाटा सेशन 1917 में फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी। और क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट 2 जो है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन तैयबजी। यस, 100% ट्रू। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 यानी कि थर्ड जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, और थर्ड कांग्रेस का सेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, और वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। सो स्टेटमेंट 2 केवल सही है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंदिरा गांधी प्राइज उस समय 2014 का है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च को दिया गया था। गोल्डी जोन का मतलब होता है ब्राहा अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसने अप्रैल 2030 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान संगठित किया था? सो सी रासागोपालाचारी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? हरिहर प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में कलकत्ता सेशन हुआ था, उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। और सरोजनी नायडू जो है 1925 में कानपुर के सेशन में प्रेसिडेंट बनी थी, इसलिए वो सेकेंड महिला होंगी और फर्स्ट भारतीय महिला होंगी। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यस थे। मद्रास का जो थर्ड सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके ये प्रेसिडेंट बने थे 1887 का जो सेशन हुआ था मद्रास में, इसलिए स्टेटमेंट 2 केवल सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, हरित जलवायु निधि के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वर्ष 2014 का इंदिरा गांधी शांति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट। यस। इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट। नो। इट प्रोवाइड फॉर मोर इंडियंस इन ICS। नहीं। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और इसी के चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था। सो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक? इसमें सारी
क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है और वो है नामधापा नेशनल पार्क। नामधापा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में है। यस, नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में ना है। हाँ, मेघालय में नहीं होगा। यस, अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, यदि गलत होगा तो आप कमेंट कर देंगे भाई। मेरे ख्याल से नामधापा नेशनल पार्क मेघालय में, नो अरुणाचल में होगा। चेक करके एक बार बता दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नामधापा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 53, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, with reference to the art and archaeological history of India, which one of following was made earliest? सबसे पहले इसमें से कौन था चारों में? तो रॉक कट एलिफेंट एट धौली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ फ्यूडल सिस्टम। सो 2 और 3 जो है फ्यूडल सिस्टम के लिए थे और जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। सो इसलिए इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के बारे में पूछा गया था, तो ये वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश सरकार के लिए सिफारिश की थी, यही सही है। और जो 2 और 3 स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामधापा नेशनल पार्क। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? शोधौली स्थित शैलकृत हाथी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और स्टेटमेंट 3 में कहा गया था कि सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के बारे में पूछा गया था। यह इनिशिएटिव विश्व बैंक चलाता है। क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच एमॉन्ग द फॉलोइंग? सो केवल ईस्ट एशिया समिट का ये मेंबर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर द इम्पोर्ट ऑफ कोकिंग कोल जो है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, the provision in 5th schedule and 6th schedule in the constitution of India are made in order to protect two interest of scheduled tribes. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, with reference to the union government consider the following statement। स्टेटमेंट 1 2 3 जो है इसमें केवल 2 सही है। नो अमाउंट कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, who which of the following is the custodian of constitution of India? The Supreme Court of India। क्वेश्चन नंबर 57, भारत निम्नलिखित में से किसका किनका सदस्य है? तो केवल एक पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का यह पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? सो कोकिंग कोल की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में किसके लिए किए गए हैं? सो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका केवल स्टेटमेंट 2 सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन होता है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें सही स्टेटमेंट जो है वो केवल 2 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, मेकोंग गंगा के बारे में पूछा गया है कि नॉट पार्टिसिपेट। तो मेकोंग गंगा जो कोऑपरेशन है उसमें 1 और 3 यानी कि इसमें जो है बांग्लादेश और चाइना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
लेकिन कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड जो है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, बासेल थर्ड अकॉर्ड जो है यह फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। बासेल जो थर्ड अकॉर्ड है, सो इसका सही ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंप्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 66, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट है, द विंड्स which blow between 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerlies. No, this statement is wrong. Statement 2 जो है, the moist air masses that causes winter rain in northwestern region of India are part of westerlies. Yes, statement 2 is correct. So option B is correct answer, 2 only. क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यह गलत है और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 यह सही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? सो यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा किया गया है। मेकोंग गंगा सहयोग में 6 देशों हैं, इसमें से कौन प्रतिभागी नहीं है? तो बांग्लादेश और चीन। सो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। समाचारों में प्रायः आने वाला बासल थर्ड जो है वह किससे रिलेटेड है? तो यह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। नहीं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाले आर्द्र वायु सनहती माइस्ट एयर मासेज जो है पछुआ हवाओं के भाग हैं। यस, ये जो है सही है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, IORARC के बारे में पूछा गया था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो गलत हैं। केवल मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं है। मैरी टाइम सिक्योरिटी तभी होगा जबकि टेररिज्म और भी इस तरह की सिक्योरिटी को किया जाए। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, विच वन ऑफ फ्लोइंग मूवमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सो स्वदेशी मूवमेंट जो था उसके बाद जो है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में स्टार्ट होता है और 1907 में इसी मुद्दे पर लेकर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में डिवीजन हो जाती है सूरत में। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्री इनटू रोप्ड ब्रिजेस across the streams as the time passes. These bridges become stronger. These unique living root bridges are found in मेघालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, tides occur in the oceans and seas due to which among the following? सो तीनों के चलते होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज्ड? शो 1, 2, 3। 1, 2, 3 स्टेटमेंट सही हैं। ट्रैफिक स्टडी में नहीं यूज करते हैं और ना ही टेलीकम्युनिकेशन में करते हैं। असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और मिनरल एक्सप्लोरेशंस के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ के बारे में पूछा गया था। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन, नरम और गरम दल कैसे हुए थे? क्या कारण था कि 1907 में ये दोनों अलग अलग हो गए? तो स्वदेशी आंदोलन का जो बात था वो था, भारत में एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। यह कहाँ होता है? तो यह मेघालय में होता है। यानी कि पेड़ों के जड़ से जो बनते हैं पुल वो मेघालय में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण आती है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल।
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय दूर संवेदन के बारे में पूछा गया था, उपग्रह। तो ये 1, 2, 3 स्टेटमेंट में काम आता है, दूर संचार यातायात अध्ययन में नहीं आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इसमें से एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? तो केवल अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, हिमाचल प्रदेश में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इंड आर्क के बारे में पूछा गया था, ये स्टेट में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिकली स्टडी द आर्कटिक रीजन के बारे में है ये इंड आर्क। क्वेश्चन नंबर 74, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया था, इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया था, ओडिया जो है इसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस है। अभी इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। नंबर फर्स्ट जो क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया था तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, 4 जो हो गए ये साउथ इंडिया के चारों भाषा, ओडिया और संस्कृत 6 हैं। और अभी मराठी को क्लासिकल लैंग्वेजेस में जोड़ने की बात चल रही है, लेकिन अभी यदि कहा जाए क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है तो 6 हैं। तो ओडिया इज़ अ क्लासिकल लैंग्वेज। 72 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन कहाँ मिलते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इंड आर्क के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, वन कार्बन भागीदारी के बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया था, तो ओडिया क्लासिकल लैंग्वेजेस है इनमें। क्वेश्चन नंबर 76, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्री साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट ऑफ मेडिटेरियन सी? जॉर्डन नहीं आउट करता है, लेबनान, इजराइल और सीरिया जो है तीनों एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और ये मेडिटेरियन सी में खुलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टिक डोमिनेंट ट्री स्पेसीज? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है और टिक जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 79, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, each day is more or less the same. The morning is clear and bright with a sea breeze as the sun climb high in the sky. Heat mounts up, dark clouds form, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Equatorial लैंड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट होता है वहाँ के बारे में कह रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक दिन वहाँ पे वर्षा होती है इक्वेटोरियल बेल्ट पर। क्वेश्चन नंबर 76, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, 1 और 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो भूमध्य सागर में नहीं खुलता है, जॉर्डन नहीं खुलता है, सीरिया, लेबनान और इजराइल जो है वो मेडिटेरियन सी में खुलता है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं इस तरह के वन। क्वेश्चन नंबर 69, प्राय समाचारों में देखे जाने वाली बीजिंग घोषणा जो है यह महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 80, हर दिन कमोवश एक सा ही होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। यह किसी और के बारे में नहीं, विषुवत रेखा वाले जो कंट्री हैं उनके बारे में कही जा रही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 83 ये जस्ट अभी 2021 वाले हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था। क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये ऑफिशियल आंसर की है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और इसका सही आंसर जो है 83 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रियम्बल को माना है।
क्वेश्चन पूछा गया 83 में, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। क्वेश्चन नंबर 85, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट यस, पॉलिटिकली अकाउंटेबल नो नो नो, डेमोक्रेटिक्स डिसेंट्रलाइजेशन यस, फाइनेंशियल मोबिलिटीज नो। सो स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा गया था, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार एवं उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। नहीं, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद की सभापति को नाम निर्देशित करता है। नहीं, दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, मूल कर्तव्य हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। 84 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। सो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। स्टेटमेंट 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। इसमें जो है पूछा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी का कौन कंपोनेंट है, तो बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन है, पब्लिक डेट पब्लिक रिवेन्यू नहीं है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। विद द रेफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट, शो डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया था कि एनपीटी का क्वेश्चन इस तरह से है कि विच अमॉन्ग द एबव आर न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कॉमनली नॉन एज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। शो 1 और 2 चाइना और फ्रांस जो है ये। क्वेश्चन नंबर 89, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब कुछ और नहीं, डीपीएसपी ही होता है। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, द सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील ऑफ वुडन प्लग इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल ऑगुमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। हो गया कि हमने हल के जगह पर, मतलब वो लकड़ी के हल के जगह पर अब हम लोगों ने स्टील का हल यूज कर लिया। सो हमारा कैपिटल बढ़ा, ऑगमेंटेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं कि इसमें जो है मौद्रिक नीति के घटक कौन कौन से हैं, तो बैंक दर और खुली बाजार कार्रवाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सो ऑप्शन सी सही है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। इसमें से पूछा गया है कि एनपीटी के से कौन रिलेटेड हैं, तो 1 और 2 चीन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का मतलब है राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कृषि उत्पादन में कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, H1N1 स्वाइन फ्लू से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 93, बायो टॉयलेट का मतलब होगा, इसमें से दोनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया था, केवल स्टेटमेंट 1 सही है इसका, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। कलमकरी जो है, कलमकरी आंध्र प्रदेश में, यस, कलमकरी देखना होगा। कलमकरी तो अपने उत्तर प्रदेश में भी होता है ना, उत्तर प्रदेश में भी होता है, यस, बहुत जगह होता है, यस। इसमें पूछा गया था कि कलमकरी पेंटिंग रेफर्स टू अ हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। नहीं, कलमकरी जो है आंध्र प्रदेश में है। कलमकरी कहाँ की पेंटिंग है, जो आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92 में H1N1 के बारे में पूछा गया था, तो स्वाइन फ्लू होगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रेल में जो बायो टॉयलेट्स लगे हुए हैं, इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं।
क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 जो है फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया था। इसमें केवल स्टेटमेंट 1 सही है इसका, बाकी 2 और 3 गलत है। कलमकारी जो है यह दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों से की गई चित्रकारी है और यह जो है मेनली आंध्र प्रदेश में होती है कलमकारी। क्वेश्चन नंबर 97 विच वन ऑफ फ्लोइंग सीड विलेज के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबिलिटी क्वालिटी सीड्स टू अदर्स एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड एफोर्डेबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 99 है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पूछा गया था। सो बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़ को मिली हुई है, तिरुपति लड्डू को भी है, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को अभी जीआई टैग नहीं मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है IREDA के बारे में पूछा गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 97 सीड विलेज कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और क्वेश्चन नंबर 99 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बनारसी जरी और साड़ियाँ और तिरुपति लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान का उसे नहीं मिला हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। IREDA के बारे में पूछा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इस तरह से हम लोगों ने 2015 का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर देखा आंसर की के साथ। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मैंने जल्दी में पढ़ा हो, लेकिन यह एक बताने के लिए था, ये दिखाने के लिए कि नहीं इस तरह के क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को देखकर अपना रणनीति जो है वो ठीक कर सकते हैं और आगे मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। सो थैंक्स एंड टेक केयर।